गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत जो 5th चैप्टर है जिसका नाम है पंचवटी और इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। आज हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे, इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय को देखेंगे, उसे समझेंगे, फिर हम लोग इसके गद्यांश को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैथिली शरण गुप्त, ये इनको राष्ट्र कवि भी कहा गया है। ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रामचरण गुप्त था, जो एक श्रेष्ठ कवि और विष्णु भक्त थे। मतलब ये विष्णु भक्त थे, उनकी पूजा करते थे। इनके पिता को हिंदी साहित्य से विशेष लगाव था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। इनके छोटे भाई श्री सिया रामचरण गुप्त भी हिंदी के श्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, तो इनके पिता का क्या नाम था? श्री रामचरण गुप्त था, और इनके छोटे भाई का नाम क्या था? सिया रामचरण गुप्त था। पिता के धार्मिक संस्कार और काव्य प्रतिभा का पूरा प्रभाव गुप्त जी पर पड़ा। घर का वातावरण साहित्यिक होने के कारण इनके हृदय में भी कविता के प्रति रुचि जागृत हो गई थी। मतलब इनके परिवार में इनको वैसे ही काव्य प्रतिभा मिली हुई। इनके परिवार में साहित्यिक सभी लोग ज़्यादा ये इसी सब में थे, यही साहित्य लेखन में। ठीक है, तो इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा कविता के प्रति रुचि आ गई थी इनके अंदर भी। गुप्त जी का रहन सहन अत्यंत सादा और स्वभाव सरल था। गांधी जी के विचारों की भी इन पर पर्याप्त छाप थी। मतलब गांधी जी के भी कार्यों से, उनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। भारत भारती इनकी पहली रचना थी। देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति, भक्ति आदि विषयों पर रचा यह ग्रंथ गुप्त जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुआ, और इनकी काव्य यात्रा प्रसिद्धि और प्रगति के शिखर पर चल पड़ी। आगरा और प्रयाग विश्वविद्यालयों द्वारा डीलिट की मानद उपाधि, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साकेत महाकाव्य के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा भारत सरकार द्वारा 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया, अलंकृत किया गया, मतलब सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त गुप्त जी भारत के उच्च सदन मतलब राज्यसभा में 12 वर्षों तक मनोनीत सदस्य भी रहे। हिंदी काव्य में महानायक गुप्त जी का निधन सन 1964 ईस्वी को हो गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको यही सारी चीज़ें इनकी पॉइंट्स में भी बता देती हूँ, जिसको आपको लर्न करने में आसानी होगी। पहले आप अगर इसके पॉइंट, ये जो संक्षिप्त परिचय जो दिया गया है, जो पॉइंट वाइज है, आप इसको पहले लर्न कर लीजिएगा, फिर ये इनकी पूरी स्टोरी भी उसे पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? चिरगांव, उत्तर प्रदेश के झांसी में चिरगांव गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम श्री रामचरण गुप्त था। इनकी आजीविका क्या थी? लेखन थी। इनकी जो लेखन विद्या थी वो काव्य थी। इनकी कृतियाँ, कुछ इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, उनके बारे में हम लोग जान लें, अभी आगे और भी देखेंगे। इसमें है भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय द्रतवध, किसान, जय भारत, पंचवटी आदि। अब ये देख लीजिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला, सम्मान मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक, डीलिट, पद्म भूषण। ठीक है, इनकी भाषा जो थी वो खड़ी बोली थी, और इनकी शैली प्रबंधात्मक शैली, गीति शैली, नाट्य शैली, विवरणात्मक शैली और अलंकृत शैली थी। इनकी मृत्यु, जो इनका निधन हुआ था, वो 1964 ईस्वी में हुआ था। गुप्त जी को हिंदी भाषा में जनता के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में फिर से ये वाली लाइन देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त का नाम द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में गिना जाता है।
इनमें जन्मजात काव्य प्रतिभा विद्यमान थी जो अनुकूल परिवेश में सुदृढ़ होकर बह चली। ठीक है, अब इनके इसमें आपको साथी परिचय में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, कुछ इनके जो मेन पॉइंट्स होते हैं वही आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से आप लिख दीजिएगा, द्विवेदी जी को ये अपने जीवन का पथ प्रदर्शक मानते थे। सन 1909 में गुप्त जी की पहली कृति रंग में भंग प्रकाशित हुई और सन 1912 में प्रकाशित इनकी अमर कृति भारत भारती ने इन्हें अपार ख्याति प्रदान की, मतलब इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी इनकी। ठीक है, इसके बाद गुप्त जी ने साकेत, पंचवटी, झंकार, द्वापर और यशोधरा जैसी अद्वितीय कृतियों का सृजन कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। ठीक है, चलिए अब इनकी कुछ कृतियां, महत्वपूर्ण कृतियां देख लेते हैं हम लोग। गुप्त जी ने लगभग 45 कृतियों की रचना खड़ी बोली में की है। उनमें से प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी है? जैसे भारत भारती है, साकेत है, यशोधरा है और द्वापर है, जयद्रथवध है, किसान है, जय भारत है और पंचवटी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इनकी ये रंग में भंग, पृथ्वीपुत्र, हिंदू, चंद्रहास, विष्णुप्रिय, दिवोदास, मेघनाथवध, कुणाल गीत, गुरुकुल, अनग, झंकार, नहुष, मंगलघट, सिद्धराज आदि रचनाओं से भी इन्होंने बहुत सारी प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इनका ये जीवन परिचय, आपको ये जीवन परिचय, इनकी कृतियाँ, ये सब आपको लर्न करनी होगी। अब इसके बाद हम लोग चलिए उसको पढ़ लेते हैं, पदांश इनके। पहला पदांश है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित रणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक लाइन इसका अर्थ बताती चल रही हूँ। आप इसे, इसके हार्ड वर्ड्स जो मैं बताऊंगी, उसका अर्थ, जो उसकी मीनिंग बताऊंगी, आप लोग उससे पेंसिल से अपनी बुक्स में नोट भी करते चलिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारू, चारू का अर्थ होता है यहाँ पे सुंदर। ठीक है, चंद्र का मतलब तो जानते ही आप लोग, चांद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यहाँ पे कह रहे हैं, सबसे पहले आप इसका संदर्भ देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं प्रसंग बताऊंगी, फिर मैं व्याख्या बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं संदर्भ बताती चलूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इसका संदर्भ ऐसे करना पड़ेगा, प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के पंचवटी शीर्षक से लिया गया है, या ये जो ये पदांश है, ये पदांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। मतलब ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि इस पदांश के लेखक, वो कवि, इस पदांश के जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, आप प्रसंग देख लेते हैं। इनका प्रसंग में आपको क्या लिखना है, प्रसंग में जैसे जब मैं व्याख्या बताऊंगी तो वैसे आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं पहले से आपको बता देती हूँ। आपको प्रसंग में ये लिखना है, प्रस्तुत पद में कवि ने चांदनी रात में पंचवटी की सुंदरता के बारे में बताया है, मतलब पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, जब मैं व्याख्या बताऊंगी तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया गया है। तो फिर आपको वैसे ही ये प्रसंग, जितने भी आप इसका पदांश करेंगे, उसकी व्याख्या, जो व्याख्या होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रसंग भी लिखना होगा। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहे हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त पंचवटी के रात्र के समय, मतलब रात्रिकालीन, रात के समय जो सौंदर्य है, रात्रिकालीन सौंदर्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल के सभी स्थानों पर खेलती हुई दिख रही हैं। मतलब कि पंचवटी में जो रात का समय है, रात का जो इतना सुंदर समय है, उसके बारे में गुप्त जी बताते हुए कह रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि
सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल में और थल में, थल का मतलब होता है ज़मीन में, धरती में, तो कह रहे जल और थल में सभी स्थानों पर, जल और थल के सभी स्थानों पर खेल करती हुई दिख रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहे हैं स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यहाँ पे कह रहे हैं अवनी और अंबर तल। अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है। अंबर का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, आकाश। ठीक, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं धरती से लेकर आकाश तक चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी ऐसे फैली हुई है जैसे धरती और आकाश में कोई सफ़ेद चादर बिछी हुई है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो धरती से लेकर आकाश तक चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी ऐसे फैली हुई है जैसे धरती और आकाश में कोई सफ़ेद चादर बिछी हुई हो। ठीक है, आगे देखते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित रणों की नोकों से। इसका अर्थ होगा धरती अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता व अपने हर्ष को हरे घास के तिनकों की नोक के माध्यम से, उनके नोक के द्वारा, मतलब नोक के माध्यम से उन्हें हिलाकर दिखा रही है। मतलब कि तिनकों की नोक चांदनी में चमकती है और उसी चमक के कारण पृथ्वी की खुशी दिख रही है। मतलब पृथ्वी कितनी ज़्यादा खुश है ये बात दिख रही है। आगे देखते हैं। मानो झीम रहे हैं तरूबी मंद पवन के झोंकों से। यहाँ पे कह रहे हैं पेड़ भी धीमे धीमे सुगंधित वायु के झोंकों से झूमते हुए दिख रहे हैं। पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वे भी अपनी खुशी को दिखाते हुए झूम रहे हैं। कहने का यहाँ पे अर्थ यह है कि पंचवटी के रात्रिकालीन सौंदर्य से सारी प्रकृति आनंदित हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, पूरी व्याख्या ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे गुप्त जी पंचवटी के रात्रिकालीन सुंदरता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल के सभी स्थानों पर खेलती हुई दिख रही है। धरती से लेकर आकाश तक चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी ऐसे फैली हुई है जैसे धरती और आकाश में कोई सफ़ेद चादर बिछी हुई हो। धरती अपनी खुशी को हरे घास के तिनकों की नोक के माध्यम से उन्हें हिलाकर दिखा रही है। मतलब अर्थात तिनकों की नोक चांदनी में चमकती है और उसी चमक के कारण पृथ्वी की खुशी दिख रही है। पेड़ भी धीमी धीमी सुगंधित वायु के झोंकों से झूमते हुए दिख रहे हैं और पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वे भी अपनी खुशी को दिखाते हुए झूम रहे हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है कि पंचवटी के रात के समय रात्रिकालीन सौंदर्य से सारी प्रकृति खुश हो गई है, आनंदित हो गई है। ठीक है,